पेन से, उस दर्द से गुजर रहा वो परिवार समझ सकता है। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो झकझोर के रख देगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो जैसा कि हर दूसरे तीसरे घर में एक बच्चे का नाम चिंटू होता ही होता है। सिनेमा में आने की पहले ना कोई रुचि थी, ना कोई प्लानिंग था। सो पांडे जी इन द हाउस, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त मनीषा शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का चमकता हुआ और शाइनिंग स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। लेकिन देखिए, आपकी जो कोक मूवी आ रही है नए साल के मौके पर, नई फिल्म है, धमाकेदार फिल्म है और बड़ी सोशल मुद्दे पर है, ये सरोगेसी के मुद्दे पर है जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। लेकिन उस ट्रेलर में आपकी जो एंट्री है भाई, धमाकेदार एंट्री है। वाइट कलर की बुलेट है, उस पर आप चश्मा वश्मा लगाकर मज़े से एकदम आ रहे हैं। क्या है वो सरोगेसी के मुद्दे पर, किस तरीके से वो सोशलाइज कर रही है, क्या नया है, क्यों दर्शकों को जाकर देखनी चाहिए, बताइए ज़रा। जनतंत्र टीवी देख रहे सभी दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे जितने भी भोजपुरिया परिवार, मेरे भगवान स्वरूप भोजपुरिया दर्शक, सभी से रूबरू हो पा रहा हूँ। सभी लोग हमारी आज बातों को देख और सुन सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि एंट्री, तो एक फिल्म में मेरा एक लाइन था कि चिंटू की एंट्री भले ही लेट होती है लेकिन ग्रेट होती है। तो एंट्री अच्छी है और फिल्म जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोक जिस मुद्दे पर बनी है, ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुके हैं। तो जिसने भी ट्रेलर नहीं देखे हैं अब तक, वो यूट्यूब पर जाकर ट्रेलर को ज़रूर देखें, कोक ट्रेलर। और जैसा कि इसका नाम से ही आप सबको कुछ आइडिया हो जा रहा होगा, कोक तो सरोगेसी पर बेस है। बट आजकल मैं बता दूं कि आजकल लड़कियों में और महिलाओं में खास करके आज एक कॉमन डिजीज़ एक फैल रहा है, सुनने में आ रहा है, जिसे हम PCOS के नाम से जानते हैं। और कई सारी लड़कियों में, अब चाहे ज़रूरी नहीं कि वो मेट्रो सिटी की हो, कहीं की भी हो, अब ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे मुश्किलात आ जा रहे हैं महिलाओं को आजकल बेबी कंसीव करने में या बच्चों को जन्म देने में। क्योंकि ये खान पान कह लीजिए या आज के समय में जो भी आप चीज़ कह लीजिए, जो बदलाव आया है, एक प्राकृतिक बदलाव आया है, तो उसके चलते कई सारे परिवार और कई सारी महिलाएं कोक इस प्रकार सुना है कि वो जो दर्द है, वो दर्द हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये या तो वो सिर्फ वो महिला समझ सकती है, या उस पेन से, उस दर्द से गुजर रहा वो परिवार समझ सकता है। और उस पेन को इस सिनेमा में दिखाया गया है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो झकझोर के रख देगा जो भी लोग इस फिल्म को देखेंगे। पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है, लेकिन इसका इमोशन इतना तगड़ा है। एक तो ये कई सारे मुद्दों को समेटता है, ना कि सिर्फ सरोगेसी, बल्कि जो बेटा और बेटी वाली जो भेदभाव वाली, जो आज भी जो कई बिहार के, उत्तर प्रदेश के कई सारे इंटीरियर्स में अभी भी वो मानसिकता है कई लोगों में कि बेटा और बेटी वाली जो बात है। जैसा कि आज देखिए, हम दोनों सेम सोफे पे सेम बातें कर रहे हैं, आप जिस जगह पर हैं मैं भी उसी जगह पर हूँ। तो ये तो मेरे ख्याल से कैमरे के सामने ये बात दर्शा ही रहा है सभी दर्शकों को भी कि अब कोई भेदभाव या कोई ऐसी बात ही नहीं है। सब समान है, सब इक्वल है, सब समान है। और वही चीज़ इस सिनेमा में भी दर्शाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कई और भी सिनेमा बने हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी नई बातें हैं, कई सारी ऐसी नई विशेषताएं हैं, नई तरीके से बताया गया है कि जिससे लोग काफ़ी आकर्षित होंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। कई जगह तो रो भी देंगी। रिश्तों की परीक्षा भी तो है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक आप देखी होंगी तो उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी है कि जो मेरी बीवी होती हैं संचिता बनर्जी, वो बोलती हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस मुश्किलात से, किस मजबूरी से ये कदम मुझे उठाना पड़ रहा है, जो मैं अपने पति का सौदा कर रही हूँ। और वही दूसरी लड़की बोल रही है, और मैं कोक का। तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आज भी कई जगह सरोगेसी, जो साइंस के टर्म में कहा जाता है, सरोगेसी यानी कि किसी और के कोख में अपने बच्चे को जन्म देना, जन्म दिलाना। तो वो, लेकिन वो लीगल तरीके से कैसे होता है, और जब आप उसको अपने तरीके से करना चाहते हैं। और ट्रेलर में तो ये भी दिख रहा है कि पहले शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसके बाद वो क्लैरिफाई होती हैं चीज़ें। तो बड़ा मज़ेदार सा वो ट्रेलर है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मैं ही इतनी एक्साइट हो गई हूँ उस ट्रेलर को देख के कि मुझे वैसे
बहुत डीपली मुझे भोजपुरी नहीं आती है, बट मैं उस ट्रेलर को देखने के बाद और आपने जो ये एक्सप्लेन किया है कि क्या है ये पूरा टॉपिक, तो मैं तो ज़रूर देखने जाने बिल्कुल वाली हूँ। देखिए, और उसका क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड है, नया है, अच्छा है, और मतलब लोगों को उम्मीद, आप कोई लोग सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ अंत होगा इसका, लेकिन बहुत कमाल की फिल्म है। आप मूवी से हटकर थोड़ा सा, आप क्योंकि गाते भी बहुत अच्छा है, गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है, अभी आपका एक लेटेस्ट सॉन्ग है पांडे जी का बेटा, और वो सोशल मीडिया पर जो धमाल मचा रहे हैं, मतलब मिलियन 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 900 मिलियन क्रॉस, और कुछ ही वक्त में हो सकता है कि आज कल परसों कुछ एक आध हफ्ते में वो एक रिकॉर्ड ही कायम कर ले भोजपुरी में सबसे, मतलब मैं कहूँगी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहा है वो। तो बता दीजिए, कुछ हो जाए ना, दर्शक है हम। जी, वो गाना मेरे भी जीवन का और साथ साथ भोजपुरी सिनेमा का भी सबसे बड़ा हिट गाना है। मैं सिनेमा की बात करूँगा तो सबसे बड़ा हिट गाना है, और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। बिल्कुल उम्मीद नहीं था, मैंने पहली बार वो गाना ऐसे ही मस्ती मजाक में गाया था, और मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं था कि अक्सर यही होता है। हाँ, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था मनीषा जी कि वो गाना इतना बड़ा हिट होगा। मतलब आप बिलीव करेंगे कि लंदन की एक शादी में वो गाना बज रहा था, इंडियन ओरिजिन के लोग थे, बट वहाँ पे वो गाना बज रहा है। मलेशिया में, मॉरिशियस में, कई गल्फ कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया से तो वीडियोस मेरे पास कई सारे आए। तो जब आप ये सब चीज़ें देखते हो तो आपको गर्व इसलिए नहीं होता कि ये मेरा गाना है, मुझे इस बात का गर्व हो रहा था कि मेरे भोजपुरी का गाना, मेरे भोजपुरी भाषा का गाना, मेरे भोजपुरी सिनेमा का गाना आज इतने देश से आगे बढ़कर, सीमाओं को लांघ कर आज पूरे विश्व के कोने कोने में ये गाना बज रहा है। तो ये हम सभी भोजपुरियाओं के लिए, हमारे सभी भोजपुरिया दर्शकों के लिए, भोजपुरिया लोगों के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज जहाँ एक समय था जो गैर भोजपुरिया लोग या दूसरे भाषा के, अन्य भाषा के लोग हमें हेर दृष्टि से देखते थे और बोलते थे कि अंडर एस्टिमेट भी तो करते थे, बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन आज देखिए। हाँ, कि अरे भोजपुरी वाले क्या कर पाएंगे, इनका क्या रीच, क्या व्यू आएगा, क्या ये लोग कर लेंगे। लेकिन आज इस गाने ने, और ऐसे कई सारे गाने, ऐसे कई सारे सिनेमा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इतना कमाल का रिस्पॉन्स रहा है। तो उसके जो 2 लाइन्स है वो लड़की बोलती है, लड़की उसमें गुजरात की होती है, और ये लड़का जो है मजदूर होता है बिहार का, और ये गुजरात में काम करता है एक कंपनी में। तो गाना है कि लड़की कहती है, ऐसे निरेख नमकना रे मेरा बदन अंगूरी, हाँ छोरा छी छोरा तू लगता है रखना हमसे दूरी। तो लड़का बोलता है, मस्ती वाला भाव का गाना है कि तेरी पतली कमर, तेरी कम सिन उमर, उद्घाटन मैं आज कर देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मतलब सुनने में ही एकदम ऐसा हो गया। फन लविंग गाना है, हाँ, फन लविंग है, एंटरटेनिंग और है। शादियों में अधिकतर बजाए गाना, सारे पार्टियों में। मतलब ये हो गया 4 साल हो के गाना, लेकिन 4-5 साल में जितने भी लगन जब भी आते हैं, कौनो भी शादी ब्याह होला, कौनो भी प्रोग्राम होला, ये गाना बिना बजे वो प्रोग्राम पूरा नहीं होता। तो ये बहुत मेरे लिए, ये मैं एहसानमंद हूँ मेरे पूरे अच्छा, ये फन लविंग ऐसे ही था या किसी को डेडिकेटेड था, कोई मन में कुछ ऐसा कि इसको डेडिकेट करूँगा, चुम्मा चिपक के लेता नहीं, नहीं, एक होता है ना कि चलो ठीक है, हमारे मन में कुछ फीलिंग्स हैं किसी एक के लिए। आपकी लाइफ में है कोई, आप ही लाइफ में? हाँ। नहीं, मेरे तो वो एक फिल्म का सिचुएशन वैसा था, और मैं एक्चुअली उसके पीछे कहानी बताऊं तो जो उसके राइटर थे सुमित चंद्रवंशी जी। नहीं, इस गाने से हटके मैं बात कर रही अच्छा अच्छा, कोई रियल में फीलिंग है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात हो जाती है कि आप, क्योंकि जहाँ तक रिसर्च वगैरह किया कि चलिए ठीक है, आप हैं, गाते बहुत अच्छा हैं, आप एक्टिंग करते हैं। आपकी पहली फिल्म थी दीवाना, जिससे आपने शायद डेब्यू किया। उसके बाद हाँ, 2009 में किया था। हाँ, और उसके बाद तो मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, बैक टू बैक करते गए। चिंटू का क्या रोल है कि मतलब चिंटू, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स भी निभाए हैं, कई सारी मूवीज में एक नाम ले लिया आपने, चिंटू कुछ प्ले भी कुछ किया एक फिल्म में, और आप अपने नाम के आगे भी लगा देते हैं चिंटू। हाँ, वो दरअसल बात ये थी कि जैसे हर किसी के घर का नाम होता है, किसी का, आपका निकनेम क्या है? मनीषा शर्मा जी। हाँ, मुझे तो मनु ही बोल देते हैं। झूठ है,
कुछ और बुलाते हैं। नहीं मनु ही नहीं नहीं नहीं, कुछ और बुलाते अरे मनु ही बोलते हैं। हैं। सही में हाँ हाँ, घर में मनु ही बोल देते हैं। कुछ और ये छुपा रही है, इनका कुछ अलग हो। ठीक है, तो जैसे मनु जी, मैं आपको बुला सकता हूँ ना मनु जी? नहीं। बिल्कुल बुलाइए, आप बुला दिया आपने। तो चिंटू घर के बुलाने वाला नाम था, बचपन से बुलाते थे। और तो जैसा कि हर दूसरे तीसरे घर में एक बच्चे का नाम चिंटू होता ही होता है, ये बड़ा सा कॉमन सा नाम है ये चिंटू। तो वैसे ही मेरे दादाजी मुझे घर पे चिंटू, फिर उसके बाद पूरे घर वाले चिंटू ही बुलाते थे। तो मैंने दीवाना के बाद एक फिल्म की थी, देवरा बड़ा सतावेला। तो वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी। वो फिल्म 35 वीक्स 36 वीक्स सिनेमा घरों में चली थी बिहार के। और उसमें क्या हुआ था ना कि उस फिल्म में 3 भाई की कहानी थी। तो उसमें सबके नाम, जितने भी किरदार थे, हीरोज, हीरोइंस, विलेंस, जितने भी किरदार, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थे, सबका नाम ओरिजिनल रखा गया था उस फिल्म में। जैसे रवि किशन जी का रवि, पवन सिंह जी का पवन। तो मेरा तो प्रदीप पांडे, तो मेरा कैसा था ना, वो चटपटा सा किरदार था, एकदम वैसा वाला, तड़तड़ी वाला। तो प्रदीप नाम थोड़ा सा संजीदा टाइप का लग रहा था और उम्र भी छोटी थी। तो उन्होंने बोला कि चिंटू ही नाम रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली पापा चिंटू ही बुलाते थे। तो सब लोग चिंटू चिंटू, तो फिर उस फिल्म में चिंटू नाम रख दी। अब ईश्वर की कृपा से और हमारे भगवान स्वरूप जो जनता जनार्दन है, उन सभी ने फिल्म को इतना प्यार दिया कि घर घर में वो चिंटू 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 हो गया। तो उसी से मेरा नाम पड़ गया। फिर मुझे वो लोगों ने जो इतना बड़ा प्यार दे दिया ना, वो अनबिलीवेबल था। मैं सच्ची बताऊं, ये दिल की बात है मेरी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा। इतनी कम उम्र में मैं इतना ज़्यादा प्यार देख पाऊंगा लोगों का। तो वो जो चिंटू में जो प्यार जुड़ा ना लोगों का, तो मुझे लगता था कि प्रदीप नाम एक बस लिखावटी नाम है, लेकिन चिंटू में जो अपनापन है वो है। मुझे ऐसा अगर कोई बुलाता है ना, जब भी कहीं जाता हूँ, तो कोई महिलाएं आती हैं जो मेरी माँ समान है, और वो आके जब बोलते हैं ना, ये चिंटू बउआ, ये चिंटू बेटा, तो लगता है अपनापन लगता है वो कि मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, कि मेरी माँ बुला रही है। हाँ। तो मैंने फिर उसको अपना नाम ही उसको जोड़ लिया। तो घर घर में अब आपको चिंटू के नाम से लोग जानते भी हैं, मतलब जो देखते भी हैं मूवीज वगैरह। अच्छा, क्योंकि आपके पिताजी भी एक फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आसान रहा आपके लिए फिल्मी करियर चूज करना, बनाना? गाइडेंस तो मिली होगी ऑब्वियसली पिताजी से, लेकिन आसान था? दरअसल देखिए, कई लोगों को ये लगता है कि पिताजी डायरेक्टर हैं तो भाई उनको तो सिनेमा ऐसे ही मिल गया होगा। स्टीरियोटाइप है ना, एक मिथ है लोगों के मन में। हाँ, कि बहुत ट्रेनिंग किए होंगे। और मैं आपको कसम से बताऊं सच में कि मैं मेरे जीवन काल में, मैं उनके शूटिंग पहले जो जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई, मैं मेरे जीवन काल में उनके सेट पे सिर्फ 3 बार गया हूँ बस। और भी मेरे परिवार के साथ कुछ ऐसा कुछ शूटिंग रहा हो, शादी वादी का सीक्वेंस रहा हो, तो सब मम्मी सब लोग गए देखने शूटिंग, तो मैं भी एक आध बार चले गया बस। और क्योंकि सिनेमा में आने की पहले ना कोई रुचि थी, ना कोई प्लानिंग था, प्लान के तहत मुझे लाया ही नहीं गया। और जो पहली मेरी फिल्म भी थी दीवाना, तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने वो फिल्म की थी। उसके प्रोड्यूसर रमाकांत प्रसाद जी थे। तो रमाकांत जी आए थे घर पे, और उन्होंने वो जो किरदार था मेरा बंटी का, उसमें वो फिल्म में हीरो और हीरोइन के बीच में ब्रिज का काम करता। वो एकदम पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड तक थ्रू आउट रोल था। तो उन लोगों ने इवन पापा ने और रमाकांत जी ने स्पेशली, उन्होंने बिहार से लेके यूपी, मुंबई, हर जगह कम से कम 40-50 उस उम्र के बच्चों का ऑडिशन किए थे, बट उनको नहीं समझ में आया। तो मैं स्कूल से वापस आया था, उन्होंने मुझे देखा रमाकांत जी ने, तो उन्होंने पापा को बोला कि चिंटू बाबू से करा लेते हैं ना वो रोलवा, तो अच्छा कर देंगे। तो पापा ने बोला कह रहे नहीं, एक्टिंग करेगा नहीं, नाटक कर देगा, उसको कहाँ आता है एक्टिंग, कभी किया हुआ है नहीं ऐसा। तो बात फिर वहीं ख़त्म हो गई। फिर एक दिन अचानक से पापा के बोले, अरे वो रमाकांत जी बोल रहे हैं तुम ही कर लो। तो मैं बोला कि ठीक है। तो मुझे लगा कि ऐसे थोड़ा मोड़ा जो नहीं होता है, तो मतलब एक आइडिया, वैसा मेन वो पर्पस नहीं था कि हाँ मुझे एक्टिंग लाइन में जाना ही है। और वो एक फिल्म में बताओ, वो शौकिया तौर पे हुआ था। मेरी मम्मी भी खुश हो गई थी, जैसे हर माँ खुश हो जाती है कि बेटा टीवी पे आएगा या स्क्रीन पे दिखेगा, बस वही था। तो वो शौकिया तौर पे था। फिर उसके बाद वो जब फिल्म रिलीज हुई 2009 में सिनेमाघरों में, तो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और वो फिल्म एक चंद्रा सिनेमा हॉल है बरगनिया में, बिहार का एक क्षेत्र है बरगनिया, सीतामढ़ी से लग के, उस सिनेमा हॉल में वो फिल्म लगी हुई थी और बहुत बड़ी हिट थी। तो उस सिनेमा हॉल के जो ओनर हैं दिलीप जायसवाल जी, उनको एक गाना शूट करना था, जीन्स छोड़ के पहना सलवार, वो उसी फिल्म का गाना था, देवरा बड़ा सतावेला का। तो उनको, उनके स्कूल्स हैं सेंट जेवियर्स, उसकी टॉपर लड़की है नेहा महमूद, तो उनके एज का एक लड़का उनको चाहिए था।
टीनेजर लड़का। तो उनके स्टाफ को उन्होंने बोला, तो स्टाफ ने बोला कि भैया एगो लइकवा बा, बहुत बढ़िया करा था, वही से बतिया ली। तो उन्होंने पापा को फिर कांटेक्ट किया, बोला कि मुझे वो लड़का चाहिए। तो पापा ने मस्ती में बोला कि अरे वो बिहार का लड़का था, वो चले गया, उसके माँ बाप मम्मी पापा लेके चले गए। तो किसी ने बोला कि अरे नहीं नहीं, वो मस्ती कर रहे हैं सर, इन्हीं का बेटा है। तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती रखवाया। सबसे पहले देवरा बड़ा सतावला में कास्टिंग मेरी हुई थी और ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं वही चाहिए। तो फिर इस प्रकार से तो भाग्य मुझे लेकर आया। वो कहते हैं ना कि जहाँ लिखा होता है वहां तो आपको जाना ही है, आप कितना ही डगमगा लें, लेकिन जहाँ से आपका रास्ता है। और उस फिल्म का सबसे पहला गाना भी वही हिट हुआ था, जींस छोड़ के पहना सलवार। बहुत बड़ा हिट गाना था, मेरे जीवन का सबसे पहला बड़ा हिट गाना था। तो फिर उससे एक नया आया जिससे चिंटू नाम भी मुझे मिला। तो इसी प्रकार से वो भाग्य मुझे जोड़ दिया। अच्छा, आगे मैंने और भी मूवीज आपकी देखी हैं, कई सारे रोल्स भी आपके देखे हैं। एक मूवी है आपकी कि दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। क्यों चाहिए? क्या सच में चाहिए क्या पाकिस्तान से मूवी, या बस ऐसे ही मूवी है? क्या है इसके पीछे की स्टोरी, क्या है ये, क्या है? अभी तो पता नहीं, जैसे भाग्य ने यहाँ ले आया, वैसे भाग्य कौन सी दुल्हन देंगी ये तो अभी आइडिया है नहीं। पाकिस्तान की चलेगी? अच्छी हो तो कहीं की भी चलेगी। अरे दुनिया की किसी कोने की हो चलेगी। अच्छा। तो वो फिल्म का जब स्क्रिप्ट आया ना, तो बहुत ही तगड़ा स्क्रिप्ट था, बहुत हैवी ड्रामा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान, और बेसिकली उसका नाम था दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन उस फिल्म का जो सबसे खूबसूरत पार्ट था, वो उस फिल्म में देशभक्ति बहुत ज़्यादा था। आपको अपने देश के प्रति उसमें जो बातें जो बोली गई है, जो बातें दिखाई गई है, जो सीक्वेंसेस दिखाए गए, वो देशभक्ति ज़्यादा था। तो मुझे वो चीज़ हमें ज़्यादा प्रभावित किया, और फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उस फिल्म को किया। और वो फिल्म मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है। मतलब उतना बड़ा ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पे आज तक उसके बाद किसी फिल्म ने नहीं मारा भोजपुरी में। इतना बड़ा मतलब ब्लास्ट ओपनिंग था कि हम लोग खुद एकदम ऐसे थे कि अरे यार जादू है। मतलब इतना उम्मीदों से भर के मिल गया। तो फिर दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 1 बना। फिर जब वो उसका सफलता एकदम परचम लहरा रहा था, तो फिर हमने दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 का फिर निर्माण किया। फिर वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई। उसमें बॉलीवुड के राहुल देव जी थे, मुकेश ऋषि जी थे, बड़े बड़े अभिनेता। अच्छा, बॉलीवुड में जाने का है कुछ कि कैसे जाएंगे या नहीं? मुझे कई बार कई सारे ऑफर्स आए। इवन वहाँ के जो बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसीज है, जैसे मुकेश छाबड़ा जी का बहुत बड़ा, उन्होंने खुद भी फ़ोन किया था। एक फिल्म थी, मैं अभी उसको यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी फिल्म, उसके लिए भी आया, लेकिन उसमें नेगेटिव किरदार के लिए आया। तो मुझे लगा कि अरे यार नेगेटिव क्यों करना अभी, और वो अपने ऊपर अच्छा भी नहीं लगेगा पहली बात तो। और उसके बाद दूसरी, और फिर उसके बाद और भी फिल्में आई हिंदी की जो एज ए हीरो के लिए भी आई। बट मुझे ये लगा ना कि एक जगह मैं जाऊं और मैं हिंदी बॉलीवुड नामक उस एक बड़े तालाब, मतलब नदी बोला जाएगा उसको, तालाब समुंदर है वो, उस समुद्र में जाके मैं अपनी नाव को कहाँ उसमें दो। यहाँ मेरा तो भोजपुरी प्रदीप भाषा, पांडे चिंटू जो हैं वो भोजपुरी फिल्मों को आगे ले जाना चाहते हैं, भोजपुरी का जो परचम है वो लहराना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे जो मेरी उम्मीद है और जो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा जजमेंट जो, और मैं उस जजमेंट को बहुत पॉजिटिवली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस जजमेंट को लेता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री रीजनल है, लेकिन ये आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 साल के अंदर ही ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। इसको सिर्फ एक ऐसे मेकर की ज़रूरत है जो एक पैन इंडिया फिल्म लेवल पर प्लान करे। आज से आप अगर 15 साल पहले जाएंगे, 10-15 साल, ज़्यादा नहीं, 15 साल पहले जाएंगे, तो आप साउथ की फिल्मों को देखेंगे तो हमसे भी निचले स्तर पे फिल्में बनती थी। मतलब साउथ की फिल्मों को तो कई बार लोग सी ग्रेड में भी उसको गिनते थे, बहुत वैसी फिल्में होती थी। उन्होंने क्या किया कि एक बदलाव, एक सडन परिवर्तन लाया, और जबकि उनके तो बहुत कम लोग हैं। अगर आप तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दर्शक देखते हैं, जिसकी जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है, बहुत बड़ी है। हिंदी के बाद हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है, जिससे 30 से 35 करोड़ लोग प्रभावित हैं जो जुड़े हुए हैं। तो जब ये सारे लोग जब जुड़ जाएंगे ना भोजपुरी से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई भी इंडस्ट्री। अच्छा, आप गाते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, है ना, और लेकिन आप क्रिकेट भी खेलते हैं जी। और आपको बहुत रुचि भी है।
आपने खेला भी है, मुंबई के लिए भी आपने खेला है, अभी हम बात भी कर रहे थे इस बारे में। ज़रा बताइए दर्शकों को कि कहाँ, और सीसीएल में जाने का कुछ है क्या, क्योंकि भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार्स हैं, सारे हैं, खेसारी लाल यादव से लेकर अक्षरा सिंह हैं। हाँ, बट देखिए सीसीएल के लिए मेरी हमेशा से शुभकामना रहती हैं। उसके करता धरता हमारे मनोज तिवारी जी उससे जुड़े हुए हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, सभी लोग हैं, और वो बहुत अच्छे से उस हमारे भोजपुरिया दबंग को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम सभी लोग एकदम, जब भी देखता हूँ तो एकदम पूरा जोश के साथ, तो वो अच्छी बात है। बस मेरी थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि फिल्मों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मेरा एक आदत रहता है कि मैं जब कोई भी फिल्म कर रहा होता हूँ तो जब तक वो फिल्म शुरू होती है, शुरू होने से पहले, और जब पूर्ण रूप से जब वो फिल्म ख़त्म नहीं हो तब तक मैं उसी में इन्वॉल्व रहता हूँ, कि ताकि फिल्म अच्छी बने, लोगों को अच्छी लगे। जो दर्शकगण, जो मेरा जो परिवार है, जो भोजपुरिया परिवार है, जो चिंटू पर भरोसा करके अपने मेहनत का पैसा खर्चा करके वो टिकट लेकर आता है, वो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे भोजपुरिया दर्शक, और वो जब टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में आके फिल्म को देखते हैं या टेलीविज़न पर ही फिल्म को देखते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हो, जिस भी माध्यम से, तो जो वो अपना समय भी जो देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा वो दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस समय को, उस पैसे को जिसका टिकट लिया है, वो व्यर्थ ना जाने दूँ, वो नुकसान ना जाने दूँ, पैसा वसूल हो और अच्छी फिल्म दो जिससे उनको भी मज़ा आए। अब तक की तो सारी आपकी फिल्में, गाने सब पैसा वसूल हैं, बिल्कुल। हाँ, कोशिश तो यही है कि मुझे भी लगता है कि कैरियर ग्राफ में मेरे अच्छी फिल्मों के लिस्ट ज़्यादा है, तो इस बात की खुशी। अच्छा, ऐसी कोई फिल्म रही है क्या कि जिसमें आपने 100% दिया हो, अपना पूरी जी जान लगा दी हो, पूरा पसीना बहा दिया, और उम्मीदें भी बहुत हो, लेकिन इतना कमाल ना कर पाई? इतना अच्छा नहीं कर पाई। हाँ, बिल्कुल ऐसी फिल्में रही हैं। हाँ, तो फिर कैसे डील करते हैं आप? नहीं, वो दुख तो लगता होता है ना? दुख होता है, बट देखिए मुझे लगता है कि सर्वोपरि हमारी जनता है, और कई बार देखिए, कई बार जनता को पता भी नहीं चलता है। हमारे भोजपुरी में थोड़ा सा एक पॉलिसी गड़बड़ है, मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी जो होती है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म आती है पता ही नहीं चल पाता है। कई बार हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे अभी आप मनीषा जी, आप यहाँ पर, आप अपने काम में व्यस्त हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एक भोजपुरी की एक बेहतरीन फिल्म आई है? वो आपको कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब उसका मार्केटिंग आपको हैमर ना कर दे, प्रमोशंस आपको पहुंचा ना दे वो बातें कि ये फिल्म, जैसे अभी आपने, मैं बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने कोक का ट्रेलर देखा, तो आपको कोक के बारे में पता चला, तो ठीक इस, और अब हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, तो जो उनको आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं लोगों तक, तो जितने लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी इस बारे में, या मुझसे जो भी सुन रहे हैं, तो उनको पता चल रहा, तो लोग फिल्में जाके देखेंगे। तो पता चलना, लोगों को अवेयर होना उस बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, कोक के लिए तो मतलब ऑल द बेस्ट, और मेरे को तो ट्रेलर पर्सनली बहुत पसंद आया है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि आप, क्योंकि गाने भी गाते हैं, और आपने शुरुआत कहाँ से की है गानों की? मतलब या तो आपने सीखा है, नहीं, मैं, या ऐसे रैंडम कि भगवान ने एक टैलेंट दे दिया है, उसको हम कर रहे हैं? नहीं, मैं इसके बारे में तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है। मुझे नहीं, मुझे सब सपना लगता है मेरे लिए, मुझे सब ये जादू लगता है, और मेहनत तो बहुत ज़्यादा किया है मैंने। मतलब मैं आपको बताऊं तो कई बार, कई सारे जगह पे तो ऐसे ऐसे निशान हैं चोट के, कि जो कई बार चोट एक्शंस में खाए हैं। मेरा अभी भी ये लेफ़्ट वाला शोल्डर जो है वो डिसलोकेटेड है। मतलब वो कई बार एक्शन या ऐसा कोई सीन जिसमें हैंड मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो ये हड्डी ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको खुद ही मुझे नीचे करके उसको एकदम, और वो इतना खतरनाक दर्द होता है कि वो मतलब लगता है कि जान निकल जाएगा, इतना बेतहाशा दर्द होता है। लेकिन मैंने जो बात सीखा है ना, कि ये सब एक तरफ, आपका आउटपुट क्या निकलता है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर रात को चैन की नींद भी तो उसी से आती है। उसी से आती है। जब आपका काम अच्छा होता है ना, तो आप जब अपने सोने जाते हो बिस्तर पर, तो आपको लगता है कि हाँ यार, कुछ अच्छा आज किया। इसी कड़ी में जैसे मेरी एक फिल्म है ओम, कमाल की फिल्म, मतलब अब तक जितनी भी मैंने फिल्में देखी है, जानी है, समझी है, उस कंटेंट पे अभी तक फिल्म नहीं बनी है। उस लुक, मेरा उसमें लुक भी बहुत अलग है। उसमें मैंने डोम का किरदार किया है, जो हमारे जो डोम भाई होते हैं, जो लाश जलाते हैं, जो मोक्ष देते हैं,
बनारस के मणिकर्णिका घाट की कहानी है ये, और कमाल का फिल्म है वो। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है ना चिंटू जी कि एक के बाद एक ऐसे आप लोग सोशल मुद्दे पर आप काम करते हैं, ऐसी मूवीज आप क्रिएट करते हैं कि जो वाकई में लोगों के जहन में बस जाती हैं। और भोजपुरी सिनेमा इसके लिए बखूबी आगे आ भी रहा है, प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैंने इस साल से तो मैंने प्रण लिया हुआ है 2024 से कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा देना, यानी कि एक कहानी के साथ जो हमारे भोजपुरी सिनेमा को भी अपग्रेड करे, ऊपर ले जाए, और भी गैर भोजपुरी लोगों को भी जोड़े हमारे सिनेमा से, हमारे भाषा से, और साथ साथ हमारी अपनी मिट्टी, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना कल्चर भी उसमें बना रहे, कि ताकि देखिए हम रीजनल सिनेमा है, और रीजनल तभी रीजनल कहलाता है जब उसका रीजन का आपका परिवेश जब दिखता है तो ही वो कहलाता है। तो हमारी जड़ों से अपने जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हमारे अंदर तो इतनी कहानियां हैं, इतना डेप्थ है कि हम मतलब एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। मैं कई बार जाता हूँ ना कई जगहों पे, कहीं वहाँ पे सत्य घटनाएं सुनता हूँ तो मैं एकदम रोआ खड़ा हो जाता है। लगता है कि अरे यार, ये आना चाहिए समाज के सामने ये बातें, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है। तो हमें इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावशाली। और अच्छी बातें, देखिए अच्छी बातें जब समाज में आती है तो उसका प्रभाव भी नजर आता है। आप पहले देखेंगे तो पहले के मुकाबले आज दहेज प्रथा काफ़ी हद तक कम हुआ है। अभी भी है कुछ जगहों पे, लेकिन पहले के मुकाबले नहीं रहा, अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो ये सब सिनेमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा, अब क्योंकि रैप अप का टाइम आ गया, वाइंड अप का टाइम आ गया, लेकिन मैं एक बार फिर से आपकी आवाज़ में ना गाने सुनना चाहूँगी, एक जो आपको लगता हो कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करते हो या फिर आपके दिल के बहुत करीब है। कोई भी एक गाना, 2 लाइनें दर्शकों के लिए। अभी मेरी एक फिल्म आई है विवाह 3, जो विवाह सीरीज़ को हमेशा दर्शकों ने बेतहाशा प्यार दिया है। जो पहली फिल्म, जो पहला पार्ट था उसका विवाह, उस फिल्म ने आज तक भोजपुरी टेलीविज़न इतिहास का सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी लाया है। अभी तक उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया कोई। तो उसी सीरीज़ का तीसरा भाग अभी आया है, जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ आम्रपाली दुबे जी हैं। उस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं और अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो उसमें गज़ल नुमा हमने भोजपुरी में एक बहुत ही प्यारा सा गाना उसमें डाला था। वो गाना है कि छुपके से दिल में हमरा के समा गई लू तू, छुपके से दिल में हमरा के समा गई लू तू। एक लाइन बहुत अच्छा है कि हाँ, छुपके से दिल में हमरा के समा गई लू तू, कुछ चलल इश्क के जादू ऐसन, कुछ चलल इश्क के जादू ऐसन, रोग ई कैसन हमरा दिल के लगा गई लू तू, छुपके से दिल में। वाह वाह वाह, बहुत, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तो दर्शकों ने आपका सब कुछ, मतलब गायकी से लेकर आपका एक्टिंग करियर, स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है, क्रिकेट, सब कुछ जान लिया होगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल तो मेरे साथ थे यहाँ पर, क्योंकि जनतंत्र टीवी अक्सर ऐसी शख्सियत को लेकर आता है, और आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में, इस खास पेशकश में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, चमकते हुए सितारे, जिनका मैंने शुरुआती तौर पर जिक्र भी किया था, प्रदीप पांडे जी। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक बार दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और बस जाते जाते आप सबसे यही कहूँगा कि अपना प्यार, आशीर्वाद भोजपुरी सिनेमा पर, अपने भोजपुरी भाषा पर बनाए रखें। आप सब पर भरोसा कर कर ही बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। अपना प्यार, आशीर्वाद अपने चिंटू पर, अपने इस घर के, अपने बेटे, भाई, अपने दोस्त, यार चिंटू पर बनाए रखें। फिल्मों को देखते रहें, खूब सारा प्यार दें, कि ताकि बढ़िया से बढ़िया फिल्म। और नए साल के मौके पर इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है, तो मुझे तो लगता है ये सुपर हिट होगी तो पूरा साल सुपर हिट होगा आपका। और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।
बस प्यार देते रहो और आपस में प्यार और एकता बनाए रखें। अपने माता पिता का सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। लव यू ऑल दिल से। और चलिए फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।